गुड इवनिंग आप लोगों को। कोई क्वेश्चन है आप लोग का तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन को क्या है देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी आप हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी आप लोगों को बताया था ये 1921 में की गई थी। 1921 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? दया राम सहानी के द्वारा की गई थी। और सबसे पहले क्या हड़प्पा वाला जो शहर है इसकी खोज की गई। हड़प्पा शहर किस नदी किनारे बसा है? रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी किनारे बसा हुआ है? रावी नदी किनारे बसा हुआ है। और सबसे पहले जिस शहर की खोज की गई थी उसका नाम था हड़प्पा। अगर आपसे पूछा हड़प्पा सभ्यता की पहली खोज किसने किया था, वो है आपका दयाराम सहानी। और जो राखल दास बनर्जी है इन्होंने मोहन जोदड़ो की खोज की थी। किसी खोज की थी? मोहन जोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहन जोदड़ो की जो खोज की थी वो राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी किसकी खोज की थी? आपका मोहन जोदड़ो की खोज की थी। किसकी खोज की थी? मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये आपका सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या है। और ये दोनों जो शहर है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो ध्यान दीजिएगा दोनों शहर कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने। और दया राम सहानी ने इसकी खोज की थी? हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा रावी नदी किनारे बसा हुआ है और मोहनजोदड़ो क्या है? आपके सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। सिंधु नदी किनारे क्या है? ये बसा हुआ है। अगला देखिए वहां शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? ठीक है आपको जब मौर्य साम्राज्य बता रहे थे तो आपको पता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने अपने शासन काल के अंतिम दौर में जैन धर्म को अपना लिया था। और जैन धर्म को अपनाने के बाद ये चले गए थे कहाँ? कर्नाटक में चले गए थे। वहां पे श्रावण बेलगोला में चले गए थे। और श्रावण बेलगोला में क्या है? इन्होंने बिना भोजन ग्रहण किए बिना पानी ग्रहण करे शरीर को त्याग दिए थे। ठीक है ये जो बिना भोजन बिना पानी के शरीर को त्याग देना जैन धर्म में क्या कहा जाता है? संलेखना कहा जाता है। जैन धर्म में किसे क्या कहा जाता है? संलेखना कहा जाता है। तो संलेखना किसने लिया था? चंद्रगुप्त लिया था। संलेखना का मतलब क्या है? संलेखना का मतलब होता है बिना भोजन के शरीर त्याग देना। ठीक है समाधि ले लेना
एक तरह से क्या कह सकते हैं, समाधि ले लेना। तो समाधि लेने का मतलब क्या था, संलेखना। कहाँ पे लिया था, श्रवण बेलगोला में क्या है, उन्होंने अपना संलेखना लिया। ठीक है। बिंदुसर क्या था, बिंदुसर आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है। मौर्य काल में जो तीन प्रतापी शासक हुआ वो अलग अलग धर्मों से जुड़े थे। अशोक की धर्म को स्वीकार किया था, अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो तीन राजा हुए मेनली, उनमें तीनों ने अलग अलग धर्मों को अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया, बिंदुसर ने क्या आजीवक संप्रदाय को अपनाया, और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अगला देखिए, कह रहे कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य होता है। तराइन का दो युद्ध आपको बता था। तो तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, 1191 में हुआ, और दूसरा कब हुआ था, 1192 में हुआ था दूसरा। यानी दूसरा कब हुआ था, 1192 में। तो किसके बीच हुआ, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय भी इनको कहा जाता है, या राय पिथौरा भी इनको कहा जाता है। ठीक है। पहले जब तराइन का प्रथम युद्ध होता है ना, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है। और जब दूसरी युद्ध होती है तराइन का, सेकेंड वॉर होता है 1192 में, तो उसी में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी की यहाँ जीत हो जाती है। और मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था, चंदवार का युद्ध हुआ था। ध्यान दीजिएगा, जो आपके जयचंद थे, जयचंद के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, 1194 में युद्ध हुआ था। इसे कहते हैं चंद्रवार का युद्ध। चंद्रवार का युद्ध किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ। और तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। इसको याद रखिएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन, बंगाल को मुगल साम्राज्य पृथक कर स्वतंत्र किसने किया। ठीक है। बंगाल को स्वतंत्र करने के लिए जो काम किया था, इसमें मुर्शिद कुली खान ने शुरू किया था। इसने किया था, मुर्शिद कुली खान ने क्या है, 1717 में बंगाल को अलग प्रांत के रूप में स्वतंत्र। एक बात ध्यान रखिएगा, मध्यकाल में बंगाल सबसे उपजाऊ जमीन था, यानी सबसे उन्नत या संपन्न क्या है, प्रांत हुआ करता था। और बंगाल उस समय किन किन राज्यों से मिलकर बना था, जितने भी इसमें बांग्लादेश है, असम के कुछ भाग हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और उड़ीसा। इन पूरे क्षेत्रों को क्या कहते हैं, बंगाल ने आपको बताया है। इन पूरे क्षेत्रों को क्या कहते हैं, बंगाल कहा जाता था उस समय। तो मुर्शिद कुली खां क्या है, सबसे पहले 1717 ईस्वी में बंगाल को एक पृथक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना, देखिए विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना, आपको बताया गया था, ये बना 1856 में। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, सॉरी कर्जन नहीं, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय पास हुआ था, और इसको पास करने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा हाथ था। उनका हाथ था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या है, बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने इसमें एक जन जागरूकता स्थापित किया। देखिए सती प्रथा का उन्होंने किसने किया था, सती प्रथा। ठीक है। सती प्रथा पर कानून कब बना था, ये बना था 1828 में बना था। और किसके नेतृत्व में बनाया गया था, बनाया गया था उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय बनाया गया था। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे गए, विलियम बेंटिक के समय बनाया गया था। और इसमें राजा राममोहन राय का क्या है, राजा राममोहन राय ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। तो इन दोनों को याद रखिएगा। ठीक है। सती प्रथा के बाद विधवा पुनर्विवाह क्या है, जरूरी हो गया था। क्यों जरूरी हो गया था, कि जो महिलाएं विधवा हो, सती प्रथा के माध्यम से जो महिलाएं बच जा रही थी, विधवा हो जा रही थी, उनको दोबारा से अगर शादी नहीं होगा तो छोटे छोटे जो बच्चे 4 साल 5 साल 8 साल
कि जो बच्चियां विवाह विधवा हो जा रही थी, उनका जीवन बहुत नरकीय हो गया था। इसलिए क्या था, सती प्रथा के बाद क्या है, बाल विवाह, मतलब सती प्रथा के खत्म होने के बाद विधवा पुनर्विवाह बहुत जरूरी था। ठीक है, क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे का, अब पहले क्या बाल विवाह होते थे तो 5 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल की उम्र में अगर लड़कियां विधवा हो जाए तो पूरा जिंदगी उसमें स्पेंड करना, यानी काटना बहुत मुश्किल काम था। इसलिए क्या, विधवा पुनर्विवाह बहुत जरूरी था। विधवा पुनर्विवाह क्या है, उस समय बहुत जरूरी था। अगला देखिएगा, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? ठीक है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? इसका अपनाने का मेन कारण था, ये था 1833 में। देखिए 1833 में एक अधिनियम आता है जिसे चार्टर एक्ट कहा जाता है। किसे क्या कहते हैं? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट कहा जाता है। ये आया था 1835 में। इसके आधार पर 1835 में पहली बार भारत में क्या लागू किया गया था, जो उच्च शिक्षा है उसका माध्यम क्या कर दिया, अंग्रेजी कर दिया गया। क्या कर दिया? इसको लाने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड मैकाले। आजकल जो शिक्षा पद्धति है उसको लॉर्ड मैकाले का क्या है, कहा जाता है। और इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसको मैकाले मिनट्स कहा जाता है या मैकाले स्मरण कहा जाता है, जिसके माध्यम से 1835 में भारत में जो उच्च शिक्षा है वो अंग्रेजी भाषा में देने की बात शुरू की। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में देने की बात शुरू की गई। और इसमें और देखिए, इसी एक्ट के माध्यम से जो चीन के साथ व्यापार और जो चाय के साथ व्यापार, चाय का व्यापार, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का विशेषाधिकार रहा और बाकी सभी व्यापार को क्या है, मुक्त कर दिया गया। इसको नहीं दिया। इंग्लैंड में कितने वर्ष का गृह युद्ध चला था? तो इंग्लैंड में क्या 7 साल का गृह युद्ध चला था। ये क्वेश्चन थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री का है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी जान लीजिएगा। अगला है, आर्य भारत में कहां से आए थे? आप लोगों को बहुत बार बताया था कि आर्य कहां से आए थे। आप लोग बता सकते हैं कि भारत में कहां से आए थे आर्य लोग? आपको बताया गया था कि आर्य लोग भारत में कहां से आए थे। तो सेंट्रल एशिया। आप लोग को जब वैदिक पीरियड बता रहे थे तब ये इसके बारे में आप लोगों को बताया था। वैदिक पीरियड के समय पे ये बताया गया था कि आर्य लोग कहां से आए थे। ये आर्य लोग कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। यानी सेंट्रल एशिया से कहां से आए थे? मध्य एशिया से। तो मिडिल एशिया से क्या है, आर्यन जो लोग हैं वो भारत में आए थे। कहां से? और इस मत को देने वाले व्यक्ति कौन थे? मैक्स मूलर। इस मत को देने वाला व्यक्ति कौन थे? मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया से आए थे। इसको किसने दिया था? मैक्स मूलर ने दिया था। आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, और आर्य का मतलब क्या है? भाषा भिन्नता के जो लोग थे उसको आर्यन कहा जाता था। ठीक है, भाषा अलग बोलते थे तो उनको आर्यन कहा जाता था। तो ये कहां से आए थे? मध्य एशिया से, यानी सेंट्रल एशिया से ये लोग आए थे। कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से ये लोग आए थे। और आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। इस आधार पर श्रेष्ठ, भाषा के आधार पर भिन्न भाषा बोलते थे, इसी आधार पर क्या था, ये लोग श्रेष्ठ। किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई? देखिए, रामायण और महाभारत की जो रचना हुई वो क्या है, उसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका वैदिक अवधि। यानी वैदिक काल में ही क्या है, इसका रचना की गई थी। आपको बता कि वैदिक काल में बहुत सारे ऐसे प्रसंग मिलते हैं जिनमें उनके मूल जो कथा है वो आपको जानने को मिलता है। जैसे कबीले समाज, ये सारी चीज है तो वैदिक काल से। ठीक है, आपको पता कि वैदिक काल दो भागों में बांटते हैं। एक ऋग्वैदिक काल होता है और एक क्या है, उत्तर वैदिक काल होता है। ऋग्वैदिक काल जो उसका टाइम पीरियड है वो है आपका 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है उसको क्या कहते हैं?
उसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और 1000 से लेकर 600 बीसी तक का जो समय है उसको क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उसको समझिएगा। और वेद कितने हैं, 4 है, और उनमें से जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद है। अगला, आप लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन बताइएगा, उत्तराखंड के किस स्थान को वेदों के रचना स्थान माना जाता है, ये आप लोग बताइएगा। आप लोग उत्तराखंड में रहते हैं, किस स्थान को, एक बुग्याल है, उस बुग्याल का नाम बता दीजिए। बहुत आसान कर दिया आप लोगों को। उस बुग्याल का नाम बताइएगा जिस बुग्याल को माना जाता है कि यहाँ पे वेदों की रचना हुई थी। अगर ये गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी, गुप्त समाज की स्थापना, यानी कुल मिला के क्या एक समाज नहीं होगा, थोड़ा सा गलत लिखा है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये होना चाहिए। ये गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना की थी, ठीक है, गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी उसमें यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है वो है समुद्रगुप्त साम्राज्य की बात बोल रहा है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना यहाँ इस, ये जो ऑप्शन है इसके अनुसार बोल रहा हूँ, इसके अनुसार समुद्रगुप्त हो जाएगा। ये कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में जो होता है ना उसमें जो सबसे अच्छा होता है उसी को चुनिए। इसमें देखिए, आपको पता है गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त या घटोत्कच को माना जाता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए उस हिसाब से लगाइएगा। जो आपके पास उपलब्ध है उसमें से जो सबसे सटीक होगा उसी को लगाइए। कभी कभी ऐसे हो जाता है, लोग क्या गलत समझ लेते हैं, ऐसे मत लीजिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको लगाइएगा। अगला है पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई। देखिए पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, ये हुई थी हेमू और अकबर के बीच हुई। हेमू और क्या है, अकबर के बीच हुआ। ये अकबर के बीच हुआ। तो यहाँ पे अकबर नहीं है, तो हेमू और क्या है, बैराम खां, बैराम खां, यहाँ पे बैराम लिखेगा। अकबर का सेनापति कौन था, बैराम खां। अकबर का सेनापति कौन था, बैराम खां। और हेमू क्या था, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम क्या हिंदू राजा था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम हिंदू राजा था, और यह अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भी यह अंतिम व्यक्ति था। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1556 में हुआ था। कब हुआ था, 1556 में आपके पानीपत के दूसरा युद्ध हुआ था। एक तरफ अकबर का सेना था और दूसरा था हिंदू का सेना। ठीक है, अकबर का सेना और इस तरफ कौन था, हिंदू। ठीक है, अकबर और राणा प्रताप के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, ये हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध आप लोग जानते हैं, अकबर और राणा प्रताप के मध्य हुआ था। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1576 में हुआ। क्या हुआ था, 1576 में हुआ था। ठीक है, जो हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पे, राजस्थान में है, इसको भी हम लोग नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। आपको पता है कि मोहम्मद गोरी कहाँ था, अफगानिस्तान में जो गोर जगह है वहां का शासक थे। तो कहाँ के शासक थे, अफगानिस्तान लिखी जगह। और यही जो मोहम्मद गोरी है जो पृथ्वीराज चौहान को हरा के क्या है, तो सबसे पहले मोहम्मद गोरी 1175 में भारत पर आक्रमण करता है। कहाँ पे करता है, मुल्तान पे करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद गोरी सबसे पहले किस स्थान पर आक्रमण किया था, तो मुल्तान में किया था 1175। और 1191 में कहा किया था, दिल्ली में, यानी तराइन का युद्ध। और 1192 में क्या, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जो पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है। ठीक है, मस्तानी किस शासक की प्रेसी थी, मतलब प्रेमिका थी। आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा, पेशवा वाले जो पिक्चर है बाजीराव, तो बाजीराव पेशवा की क्या थी, पत्नी थी, कौन, मस्तानी। आप लोगों ने पिक्चर भी देखे होंगे इस पिक्चर को। अगला है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वोत्तम दिया। देखिए बिहार प्रदेश को सबसे पहले किसने जीता था, किस मुस्लिम शासक ने जीता था। तो बिहार को सबसे पहले, यहाँ पे जो सवाल है वो खिलजी शासक ने जीता था। किसे जीता था, खिलजी। और खिलजी शासक में कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जीता है। हाँ जी, कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सल्तनत में 5 वंश हुआ था, आप लोग को बताया था। एक गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश, और पांचवा कौन सा है आपका, पांचवा है आपका
लोधी वंश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहरों में अंग्रेजों ने अपना कारखाना, ठीक है, अंग्रेजों ने कब आया था भारत में? ठीक है, अंग्रेज भारत में आए थे, ठीक है, सबसे पहले कौन आया था इसको ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले पुर्तगाल आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाल आए थे। कब आए थे? 1498 में वास्को डी गामा के रूप में आए थे। फिर कौन आए थे? अंग्रेज। अंग्रेज कब आया था? 1600 में आए थे। फिर आए फ्रांसीसी। कौन सा है? फ्रांसीसी। ये कब आए? ये आए 1664 में आए। ये तो आने का क्रम है। और ये गए कब? ये गए 1961 में गए, तो गोवा को आजाद करके। अंग्रेज कब गए? 1947 को भारत को छोड़ के गए। और फ्रांसीसी कब गए? ये गए 1954 में छोड़ के गए। ठीक है, ये आने का टाइम है और ये इन लोगों का जाने का टाइम है। तो सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे भारत में और सबसे बाद में पुर्तगाली क्या है, गोवा को आजाद करके गए थे। अंग्रेज लोग जानते 47 को गए थे। फ्रांसीसी ने क्या है, जो पांडिचेरी है या जो पुडुचेरी जिसे कहते हैं, उसको 1954 को क्या आजाद करके चले गए थे। ठीक है, तो देखिए ये सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना जो अड्डा स्थापित किया था वो सूरत में किया था। देखिए जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जब बना था, ईस्ट इंडिया कंपनी जब बना था तो भारत में अकबर का शासन था। किसका शासन था? अकबर का शासन था। जब ईस्ट इंडिया 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 कंपनी भारत में आया, भारत में आया, तब भारत का शासक कौन था? तब यहाँ का शासक जहांगीर हो जाता था। क्योंकि अकबर का डेथ हो जाता है तो जहांगीर क्या शासक बनता है। तो जहांगीर के शासन काल में क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। और जहांगीर के दरबार में एक व्यक्ति आया था अंग्रेज, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस ने क्या है, सबसे पहले जहांगीर से भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगा और सूरत में सबसे पहले क्या है, एक कारखाना स्थापित करने का अनुमति प्रदान किया। आगे है पहला सहायक संधि कौन सी, किसके साथ की गई थी? ये पहला जो सहायक संधि है वो सबसे, देखिए सबसे पहले जो सहायक संधि है वो निजाम के साथ किया गया था। किसने? निजाम। देखिए सहायक संधि को किसने लाया था? लॉर्ड बेलेगिली ने लाया था। लॉर्ड बेलेगिली ने क्या लाया था? सहायक संधि को लाया था। याद रखिएगा, सहायक संधि के माध्यम से क्या है, जो देशी राज्य थे उनको क्या है, अपने राजधानी में एक अंग्रेजी सेना रखना कंपलसरी कर दिया गया। तो सबसे पहले किसने किया था? निजाम। निजाम जो हैदराबाद के जो शासक होते थे पहले, इनको निजाम कहा जाता था। जानिएगा, अगर आपसे पूछा कि निजाम कहाँ के शासक थे तो हैदराबाद के जो शासक थे उसको निजाम कहा जाएगा। आगे देखिए कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? देखिए कर्नाटक संगीत का जो पितामह है वो पुरंदर दास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कहा जाता है। पुरंदर दास को कहा जाता है क्योंकि पुरंदर दास को समय पे क्या मध्य भारत में क्या है, या मिडिवल पीरियड में क्या है, यहाँ पे धार्मिक जो आंदोलन हुआ था तो उसके लिए क्या है, पौधा माना जाता है। समझिए, आगे देखिएगा किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो देखिए आपको बता था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री आए थे जिनका नाम क्या है? पाइयान। पाइयान किसके समय पे आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आया था। वाइनसन किनके समय पे आया था? वाइनसन हर्षवर्धन के समय आया था। इन दोनों को याद रखिएगा। पाइयान सबसे पहले आए थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे, और हर्षवर्धन किसके समय पे आए थे? वाइनसन के समय पे क्या है, ये आए थे। किस समय पे आया था? वाइनसन के समय पे। वाइनसन के समय पे, वाइनसन किस समय पे आया था? हर्षवर्धन के समय पे। और पाइयान किसके समय पे आया था? आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जाना जाता है? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से शाहजहां को जाना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इमारत बनाए थे, जैसे लाल किला। लाल किला किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया। उसके बाद ताजमहल। उसके बाद दिल्ली में जो जामा मस्जिद है सब इन्होंने बनाया।
दिल्ली में जामा मस्जिद को भी क्या है, तो ये किसने बनाया था, शाहजहां। ठीक है, जो जहांगीर है ये क्या चित्रकला के लिए फेमस है। और जो अकबर थे ये इनके समय में साहित्य का बहुत विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ। जहांगीर के समय पे किसका विकास हुआ, चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास हुआ, यानी पेंटिंग का सबसे ज्यादा विकास किसके समय पे हुआ था आपका, जहांगीर के समय पे हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे। सिख धर्म के प्रथम गुरु तो लोग जानते हैं गुरु नानक देव जी है। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन है, गुरु नानक। और सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह ने सिख को क्या है, एक खालसा जो पंथ है, खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था, खालसा पंथ ये गोविंद जी ने किया था। उसके बाद सिख के लिए पांच क के नाम से शुरू होने वाले वस्तु को धारण करने के लिए बोला था। और पुरुष के नाम के पीछे सिंह और महिला के नाम के जो पीछे कोर लगाने के लिए बोला था। 5 क से है, एक केस रखना है, कंगा रखना है, कृपन रखना है, कच्छा रखना है। इस तरह से क्या है, 5 चीज क्या है रखना बहुत जरूरी है। इसलिए 5 चीज क्या है, हर सिख जो क्या कहते हैं गुरु गोविंद सिंह को मानते हैं तो वो लोग क्या है इसको फॉलो करते हैं। 5 का तो कौन कौन से हो गया, एक केस हो गया, एक कंघी हो गया, एक कृपान हो गया, एक कच्छा हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग जानते होंगे कि आप लोग को बताया था कि उत्तराखंड में एक होम कुंड है। होम कुंड में क्या है, गुरु गोविंद सिंह ने पिछले जन्म में यहाँ पे मेडिटेशन किया था, तप किया था। तो इसको भी माना जाता कहा कि होम कुंड या हेम कुंड कहा जाता है, जिसका मीनिंग है होम कुंड या हेम कुंड कहा जाता है। तो गुरु नानक जी देव क्या है, सबसे पहले गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु है। हाँ जी। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुई, कुचिपुड़ी कहाँ हुआ था, देखिए कुचिपुड़ी का जो विकास हुआ है वो आंध्र प्रदेश में हुआ। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी का विकास कहाँ पे हुआ, आंध्र प्रदेश। अगले देखिए, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, चित्रकला की गांधार शैली का जो विकास है ये किया गया था आपका जो महायान संप्रदाय है बौद्ध धर्म के, इसके द्वारा। देखिए आपको बताया था कि जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, कौन सा, चौथा। इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट जाता है, एक को कहते हैं महायान और एक को कहते हैं हीनान। हीनान वाले क्या है, ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, और महायान वाले क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा ये करते हैं। तो सबसे पहले जो गांधार शैली है इसमें क्या गौतम बुद्ध यानी जो बुद्ध जी का प्रतिमा बनाया गया है इसको आपको बताया गया। ठीक है, तो इसमें महायान संप्रदाय का होता है। तो महायान और हीनायन संप्रदाय किस धर्म का है, बौद्ध धर्म का है। किस धर्म का है, बौद्ध। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था, तो इसका वास्तुकार था उस्ताद ईसा। इसका वास्तुकार कौन था, मतलब वास्तुकार आर्किटेक्चर जिसे कहते हैं। तो कौन थे, उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा, उस्ताद ईसा ताजमहल बनाया गया था। ठीक है, 1632 से लेकर 36 में क्या था, इसको शुरू किया था। ताजमहल बनने में 20 साल का समय लगा था, ध्यान। और ताजमहल कहाँ है, आप लोग जानते हैं आगरा में है, और शाहजहां ने इसका निर्माण किया। ताजमहल में मुमताज महल और शाहजहां दोनों का क्या है, मकबरा भी है। ताजमहल क्या है, एक कब्रिस्तान है, ध्यान। ताजमहल क्या है, एक कब्रिस्तान है जहाँ पे शाहजहां और मुमताज महल को दफनाया गया है। अगला देखिएगा, बौद्ध धर्म के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला जन्म या अवतार क्या होगा।
देखिए बौद्ध धर्म को जो मानने वाले हैं, जैसे हिंदू धर्म के मानने वाले होते हैं कि जो विष्णु का जो अगला अवतार होगा कल की अवतार होगा, और बौद्ध धर्म वाले भी क्या है, ये लोग भी पीछे नहीं है। तो इन्होंने भी बोला कि बुद्ध का अगला जो जन्म होगा वो जन्म किस रूप में होगा, वो जन्म होगा मैत्रेय के रूप में। तो बुद्ध का अगला जन्म कौन सा होगा, मैत्रेय के रूप में होगा। और कल्कि कौन सा होगा, कल्कि ये हिंदू धर्म में विष्णु का अगला अवतार है। और मैत्रेय किसका है, गौतम बुद्ध का अगला जन्म। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सिक्री में किया था, तो यहाँ पे पंचमहल होगा। कौन सा महल, पंचमहल। कुतुब मीनार के पास स्थित लोहा स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। देखिए आपको पता है कि कुतुब मीनार के बाद जो लोहा स्तंभ है ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था, जो आज भी क्या जंग नहीं लगा हुआ है, क्या है, आज भी जंग नहीं लगा हुआ है। बहुत ही उत्तम कलाकारी कह सकते हैं या आर्किटेक्चर कह सकते हैं। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की। देखिए दयानंद सरस्वती के बारे में आपको पढ़ाया था, तो दयानंद सरस्वती ने कौन सा समाज स्थापित किया था, ये किया था आर्य समाज। क्या किया था, आर्य समाज। और ब्रह्म समाज किसने किया था, राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय। प्रथम समाज किसने किया था, किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। दयावती वैदिक कॉलेज समाज की स्थापना, देखिए इसमें जो डीएवी कॉलेज कहते हैं, इसमें मेन लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय। और जो गुरुकुल का स्थापना किसने किया था, गुरुकुल जो हरिद्वार में क्या है, गुरुकुल की स्थापना है ना, वो भी आर्य समाज का है। गुरुकुल कांगड़ी जो है ये मुंशी राम ने किया था, मुंशी मुंशी राम ने किया था, जो हरिद्वार में स्थित है गुरुकुल, जो 1902 में बनाया गया था। हरिद्वार वाला जो आयोग के बगल में है, यानी जो यूके पीसीएस के बगल में ही स्थित है। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था, तो इबादत खाना किसने बनाया था, अकबर ने बनवाया था। अब ये इबादत खाना है क्या, इबादत खाना है क्या, पहले समझिएगा। ठीक है, अकबर बहुत क्या है, एक्सपेरिमेंट करने वाला व्यक्ति था। तो अकबर एक्सपेरिमेंट करने वाला व्यक्ति था, उन्होंने बोला, देखा कि जो समाज में जितने भी लड़ाई झगड़े का मेन जड़ क्या है, धर्म है। धर्म जड़ नहीं होता, लेकिन कोई भी चीज होता है तो उसको बाद में क्या होता है, उसको धर्म का रंग दिया जाता है। देखिएगा अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है कि लड़ाई कुछ था और अब क्या है, धर्म पे आ गया। हिंदू मुस्लिम में क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लेकिन आरक्षण का मुद्दों को लेके क्या शेख हसीना सरकार को गिराया गया है, लेकिन मुद्दा अब क्या है, धर्म पे आ गया। तो हर जहाँ पे दो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और संख्या में अगर थोड़ा सा ठीक ठाक होता है, वहां पे हमेशा जो लड़ाई होता है ना वो धर्म को लेके होता है। एक बात देखिए आप, भारत में क्या है, ईसाई और हिंदुओं में उतना लड़ाई नहीं देखे होंगे आप लोगों ने, या बौद्ध में या सिखों में उतना लड़ाई नहीं देखे होंगे जितना हिंदू और मुसलमानों में होता है, क्योंकि दोनों की संख्या थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है, इसलिए ऐसे दिखता है। आप लोग देखे होंगे कि आजकल बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर या हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, दूसरे धर्म के लोगों को उतना ज्यादा प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। तो जो टारगेटेड होता है, जो भी पार्टी के बेचाधारा जो लोग होते हैं वो ऐसे करते रहते हैं। तो अकबर ने क्या है, बहुत ही एक्सपेरिमेंट करने वाला व्यक्ति था। उन्होंने देखा कि सभी धर्मों में क्या है, विचारधारा में अंतर है। सभी लोग क्या है, दूसरे धर्मों को क्या है, बुरा मानते और अपने धर्मों को क्या ज्यादा श्रेष्ठ मानता है। तो उन्होंने इसके लिए क्या है, पहले क्या किया, इस्लाम धर्म के लोग जो धर्मगुरु थे उनको बुलाया और बुला के बोला कि चलो एक काम करते कि जितने भी इस्लाम के लोग हैं वो तो कम से कम एक मत में आ जाए। सभी इस्लाम मानने वाले जो लोग थे वो एक मत में आ जाए। तो देखा कि इस्लाम में जो अलग अलग मत के जो लोग थे ना वो आपस में लड़ गए। तो अकबर क्या है, तो समझ में क्या कि ये एक साथ रहने वाले लोग है ही नहीं। धर्म के जो ठेकेदार होते हैं या कह सकते हैं धर्म के जो मेन स्ट्रीम में लोग होते हैं वो
अपने फायदे के लिए क्या था, कभी एक हो ही नहीं सकते। तब उन्होंने देखा कि उन्होंने बोला कि जब एक ही धर्म में इतने ज्यादा विभेदीकरण है तो सभी धर्मों में कितना ज्यादा विभेदीकरण हो सकता है। तो फिर क्या है, अपने इबादत खाना में क्या है, सभी धर्म के लोगों को, जो धर्म गुरु थे, उनसे चर्चा की। और चर्चा करने के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया कि सभी धर्मों में अच्छे गुण भी होते हैं और सब में क्या है, कुछ ना कुछ बुरे गुण भी होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है कि जो क्या है एकदम परफेक्ट हो, 100% हो, ऐसे कोई नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब धर्म का विकास हुआ था तो उस समय की परिस्थिति, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था, उस समय की सामाजिक स्थिति अलग थी और आज की सामाजिक स्थिति अलग है, राजनीतिक स्थिति अलग है। इसलिए अकबर ने क्या बोला कि ऐसे एक धर्म बनाया जाए जिसमें सभी लोग उसको माने। इसलिए उन्होंने क्या है, 1582 में यानी 82 में उन्होंने एक नया धर्म बनाया था जिसको दीन इलाही कहा जाता है। दीन क्या कहा है? दीन इलाही कहा जाता है। तो अकबर ने कौन सा नया धर्म बनाया था? दीन ये इलाही, इलाही। ये कब बनाया गया था? 1582 में बनाया गया। इसका मेन उद्देश्य था सार्वभौमिक शांति। सार्वभौमिक क्या है? शांति की बात की गई। मतलब सारी तरफ से हर लोग क्या है, शांति से रहे, आपस में लड़े। लेकिन इसमें क्या है, देखिए ऐसे में लोग जुड़ना नहीं चाहता ऐसे चीजों में। तो इसमें क्या है, लगभग 100 लोग इसमें जुड़े थे और एकमात्र जो हिंदू इसमें जुड़े थे वो थे बीरबल। एकमात्र जो हिंदू है जो दीन इलाही के सदस्य थे या अनुयायी थे वो थे बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? महेश दास। और बीरबल क्या था? दीन इलाही के एकमात्र हिंदू सदस्य थे। एकमात्र क्या थे? हिंदू सदस्य थे, ध्यान रखिएगा। और इबादत खाना किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी में। देखिए इबादत खाना बनाया कहाँ गया था? ये फतेहपुर सीकरी में बनाया गया। फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में इसको बनाया गया। कब बनाया गया था? 1582 में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अकबर। ध्यान, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा इसका। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? आपको कल भी बताया था। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? यानी ये क्या मेडुअल पीरियड की बात बोल रहा है। तो मेडुअल पीरियड में जो प्रथम शासिका बनी थी वो कौन थी? रजिया बेगम या रजिया सुल्तान जिसे आप कहते हैं। तो रजिया बेगम आपको बताया था कब बनी थी। ये बनी थी 1236 ईस्वी में बनी थी। कब बनी थी? 1236 ईस्वी में बनी थी। ये कब बनी थी? 1236 से लेकर 40 तक इनका शासन था। ये किसकी पुत्री थी? ये इल्तुतमिश का पुत्री थी। तो राजिया बेगम मध्यकालीन भारत में एकमात्र क्या है? सुल्तान है, और मतलब महिला शासिका बनी है, मुस्लिम महिला शासिका। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक थे? तो टीपू सुल्तान कहाँ के थे? मैसूर का शासन था। टीपू सुल्तान देखिए सबसे पहले भारत में बंदूक का कारखाना स्थापित करने वाला कौन थे? टीपू सुल्तान थे। समझिएगा, बंदूक बनाने वाला कौन था? टीपू। और भारत में तो कौन से मैसूर के शासक थे? इनका राजधानी क्या था? श्री रंगम रंग श्रीरंगपुर। तो श्रीरंगपुर क्या है? इनकी राजधानी। किसकी? टीपू सुल्तान। और इनका पिताजी का नाम क्या था? हैदर अली। इनके पिताजी का नाम क्या था? हैदर अली। और देखिए भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? देखिए भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी आपको बता था महमूद बिन कासिम। कब आए थे? 712 में आए थे। कहाँ आक्रमण किया था? सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है। उस समय सिंध का शासक कौन थे? सिंध का शासक दाहिर था। और ये क्या था? ये अरबी थे। क्या थे? अरब से आए थे, अरबी थे। और गजनवी क्या है? ये पहले तुर्की व्यक्ति है, तुर्की। और मोहम्मद गजनवी क्या है? दुनिया का पहला सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति है। सुल्तान की उपाधि देने वाला पहले व्यक्ति कौन है? गजनवी। और गजनवी का मेन मकसद क्या था? लूटपाट करना। गजनवी का मेन मकसद क्या था? और भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? महमूद बिन कासिम।